तो आज का क्लास का है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने जो बताया था उसे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब हम लोग आज जो करने वाले हैं मैकेनिज्म ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब होता है डीएनए से आरएनए बना। ये डीएनए का पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो डीएनए का जो वैसा स्ट्रैंड जिसपे आरएनए बनता है उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है उसको कहा जाता है टेम्पलेट। तो मान लेते हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसको फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, नॉन कोडिंग। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है। तो टेम्पलेट, अब देखो पिछले क्लास में हमने बताया था कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से किसी एक ही स्ट्रैंड में आरएनए बनेगा, दोनों स्ट्रैंड में नहीं बनता है। पहली बात, एक ही में बनेगा। दूसरी बात, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड पे आरएनए बनेगा उसे टेम्पलेट कहते हैं और अदर वाले को कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी होगा, डायरेक्शन होगा, उसे 3' to 5' लिखा जाता है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी है। और एमआरएनए जो बनता है उसका डायरेक्शन होता है 5' to 3'। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तीसरी बात कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इस पे 3 पार्ट होते हैं। इस तरह से हमने इसे दिखाया था। टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है प्रोमोटर, सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है टर्मिनेटर और बीच वाला जो पार्ट होता है स्ट्रक्चरल जीन। इन तीनों को मिला करके कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। तो ये जो पार्ट है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होगा, लेकिन यह इसका जो लोकेशन है वह कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के आधार पर होता है। तो जिस स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या एंटीसेंस बोलते हैं। ठीक है। और जिस पे आरएनए नहीं बनेगा उसे कहा जाता है ना, तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, या फिर सेंस स्ट्रैंड। तीनों अलग अलग नाम है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रमोटर, वैसा स्थान जहां से आरएनए बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन जो है यह डीएनए का वैसा पार्ट होता है जो आरएनए बनाए। जैसे आरएनए मान लो हमने इस तरह से बना लिया तो यहां से यहां तक बनेगा, और जहां पे आरएनए बनना बंद हो जाता है उसे कहा जाता है टर्मिनेटर एंड। प्रमोटर एंड, टर्मिनेटर एंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इनिशिएशन एंड क्यों नहीं बोलते। इनिशिएशन एंड इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि प्रमोट करता है, स्टार्टिंग करवाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रमोटर एंड। तो बीच में ही स्ट्रक्चरल जीन ही क्या बनाएगी, एमआरएनए। क्या बनाएगी, एमआरएनए। पिछले क्लास में हमने एक बात बताई थी कि जीन की परिभाषा, जीन डीएनए का वह छोटा सा पार्ट होता है। डीएनए, जीन डीएनए का वह छोटा सा पार्ट होता है जो कि कोई फंक्शन करे, कोई प्रोडक्ट बनाए, उसी को जीन कहते हैं। तो यहां पर जीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एमआरएनए बना रहा है। समझ रहे बात। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग को मैकेनिज्म, अच्छा ये हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाया था। अब कुछ एंजाइम्स देखेंगे, कौन कौन सा एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है ना, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। उससे पहले एक और चीज हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, इसका काम है आरएनए
का निर्माण जो है उसको स्टार्ट कराना, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये काम कर रहा है, प्रमोटर क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको जीन कह सकते हैं। उसके अलावा टर्मिनेटर जो एंड है, यह ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करता है, आरएनए बनने की क्रिया को समाप्त करता है, स्टॉप करता है, इसीलिए यह भी एक कार्य कर रहा है, उसे इसलिए भी इसको जीन कह सकते हो। तो चूंकि ये दोनों रेगुलेशन कर रहा है, इसीलिए इन्हें रेगुलेटरी जीन भी कहा जाता है। पिछले क्लास में हमने बताया था जीन की परिभाषा, डीएनए का वह छोटा सा पार्ट जो कोई प्रोडक्ट बनाए या कोई फंक्शन करे, उसे ही क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों का काम है, एक का काम है इनिशिएशन करना और दूसरे का काम है स्टॉप करना, इसलिए इनको रेगुलेटरी जीन कह सकते हैं कि नहीं, कहेंगे, इसको कहेंगे। तो नोट में हम लोग पिछला क्लास जो था हमारा, उसके बाद हम लोग इस क्लास को कैरी करते हैं। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी जीन। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर also called regulatory gene because they regulates because they regulates initiation and termination of ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोले तो डीएनए से आरएनए बनाना, तो दोनों का रेगुलेट करता है, आरंभ करना और टर्मिनेशन मतलब बंद करना, इसीलिए इनको रेगुलेटरी जीन। तो यहां पर जीन लिख दिया इनको, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में उपयोग होने वाले एंजाइम्स। तो एंजाइम्स एक ही है, आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका, आरएनए पॉलीमरेज ही ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। बट यूकैरियोट में 3 होता है आरएनए पॉलीमरेज, और प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज काम कर देता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इसका फुल फॉर्म है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब आरएनए पॉलीमरेज हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इसका फुल नेम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज भले है, आरएनए भले बना रहा है, लेकिन डिपेंड किस पे हो रहा है, डीएनए पे हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन, यह मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। बट यहां क्या है, यूकैरियोट में, इन प्रोकैरियोट, पहले प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट मतलब इस्चेरिचिया कोलाई, इन प्रोकैरियोट only one RNA polymerase
है ना, आरएनए पॉलीमरेज है ना, इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन, है ना, बट in eukaryote 3 type RNA polymerase, है ना, प्रेजेंट। अब देखो 3 होता है, 3 में कौन कौन है? आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज को पी से खाली दे रहा है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तीनों अलग अलग काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह आरएनए पॉलीमरेज। देखो हमने आरएनए पढ़ा हुआ है ना, आरएनए पढ़ा हुआ है, 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। 3 प्रकार का आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार का आरएनए, जिसका क्लास छूट गया हम बार बार कहते हैं पढ़ के आया करो, नहीं तो कुछ हवा नहीं लगता है सब चैप्टर में, समझ रहे, पढ़ के आना एकदम। तो 3 प्रकार का एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है यह किसको किसको बनाता है? यह राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। तो ये क्या करता है? इट कैटालाइज, या किसको कैटालाइज करता है, किसको बनाता है? इट कैटालाइज राइबोसोमल आरएनए में कौन कौन सा होता है? हमने पढ़ाया था राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोट में 5.8s, 18s और 28s टाइप हमने पढ़ाया था। तो इट कैटालाइज 5.8s, 18s, 28s राइबोसोमल आरएनए, इन तीनों आरएनए को बनाता है। हम पढ़ चुके हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में, ठीक है, एक क्लास में, इसको एकदम रट जाना है। उसके बाद ये क्या करता है? यह एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए ही मेन आरएनए है जो जेनेटिक्स कॉज करता है। जो जेनेटिक्स होता है ना, डीएनए जो एक्सप्रेस होता है वह एमआरएनए ही करवाता है एक्सप्रेस, ठीक है। तो और देखो इट कैटालाइज HN RNA। HN RNA मतलब होता है हेट्रोजिनस आरएनए। देखो ये क्या है, हम लोग में जब आरएनए बनता है ना यूकैरियोट में, आपको पिछले क्लास में बताया था कि यूकैरियोट में जो जीन पाया जाता है वो स्प्लिट जीन होता है। मतलब उसमें कुछ पार्ट जो होते हैं एक्सोन होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं इंट्रोन। इंट्रोन कोई काम नहीं करता है, ना प्रोटीन बनाता है ना आरएनए, है ना। तो जब हमारा जो यूकैरियोट का जो जीन होता है वह स्प्लिट होता है, एक्सोन इंट्रोन दोनों होता है। तो जब आरएनए बनता है तो उसमें भी एक्सोन इंट्रोन आ जाता है। तो इंट्रोन जो होता है बेकार का पार्ट होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है। तो जब हमारा एमआरएनए बनता है तो पहले वह एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोजिनस आरएनए बनता है। इसमें आपको एक्सोन भी होता है और इंट्रोन भी होता है। इंट्रोन कोई काम का नहीं होता, तो ये इनएक्टिव आरएनए एमआरएनए होता है। ये क्या होता है? इनएक्टिव एमआरएनए। इससे फिर से जो इंट्रोन है उसको काट के हटा लेते हैं, तब यह एमआरएनए बनता है। लेकिन प्रोकैरियोट में हमने बताया था
कि इसमें कॉन्टिन्यूअस जीन होता है, खाली एक्सोन होता है, तो इसमें डायरेक्ट प्योर एमआरएनए बन जाता है। लेकिन हमारा जो एमआरएनए होता है वह जब बनता है तो पहले एचएनआरएनए के रूप में होता है, बाद में इसको काट छाट करके हम लोग एमआरएनए प्राप्त करते हैं। तो देखो यहाँ पर एमआरएनए हमने नहीं लिखा है, एमआरएनए के जगह पे ये बनता है, फिर इसको काट छाट के एमआरएनए बनते हैं। तो ये बात कहाँ हो रही है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में कोई दिक्कत नहीं, उसमें डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, लेकिन हमारे में एमआरएनए नहीं बन करके या एचआरएनए बनते। तो हम लोग नीचे थोड़ा सा इसको हिंट दे देते हैं, यह एक प्रकार का एमआरएनए है, बट कैसा होता है, इनएक्टिव। कैसा होता है, अनडिजायरेबल होता है, इनएक्टिव होता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, अब जो बच गया वो करेगा, जैसे 5S बच गया है ना, 5S राइबोसोमल आरएनए को कैटेलाइज करता है। अच्छा, इट कैटेलाइज 5S राइबोसोमल आरएनए। भूल गए तो इसको एक बार पढ़ लेना है ना, टाइप ऑफ आरएनए बताएं, यूकैरियोट में अलग होता है, प्रोकैरियोट में 5S आरएनए, टीआरएनए ये भी बचा हुआ है, और कुछ अलग आरएनए होता है जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियस में बनता है, तो ये भी आरएनए एक प्रकार का होता है न्यूक्लियस का, ये भी यहाँ पर बन जाता है। तो ये आपको रट लेना, ये डायरेक्ट नीट में आता है ना, डायरेक्ट पूछ देता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको कैटेलाइज करता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है क्योंकि ये मेन है ना, क्योंकि एमआरएनए ही तो मेन होता है जो डीएनए का कॉपी हो जाता है। तो इंजाइम्स आप लोगों ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजाइम्स का नाम है आपको, तो ये देखो ये शॉर्ट नेम है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज शॉर्ट नेम है, मेन नेम जो है ये होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, ये प्योर नाम हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई सही नहीं है, अच्छा से और बताओ, कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा अच्छा सटीक जवाब, ये सटीक हुआ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम समझ में आ गया, रट लोगे, इसको याद कर लोगे, टीआरएनए ये बनाता है, एमआरएनए ये बनाता है, और जो राइबोसोमल आरएनए है ये बनाता है, एक पार्ट यहां बन जाता है, ठीक है। एसएनआरएनए ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो ये हो गया एंजाइम्स। क्लियर, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप है 3 चरणों में पूर्ण होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। क्या क्या होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। स्टार्ट होगा, लंबा होगा, आरएनए बनेगा, टर्मिनेशन बंद हो जाएगा, ये 3 होगा। ट्रांसक्रिप्शन completes in 3 steps। हल्का है बिल्कुल ये डीएनए हमने बनाया, जो हम लोग बनाते हैं, है ना, डीएनए बनाया, ये डीएनए है। डीएनए में है ना, दोनों स्ट्रैंड एक साथ मिला हुआ है, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कौन टेम्पलेट स्ट्रैंड है
कौन? नॉन टेम्पलेट। इससे अभी कोई मतलब नहीं है हमें, है ना। तो डायरेक्ट हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 3 5 है ना, ये 3 और ये 5 लिख दिया, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है। अब यहां पर दो इंड होगा, यहां पर एक तो होगा ये प्रमोटर, ये क्या होगा? प्रमोटर होगा, और यहां पे क्या होगा? टर्मिनेटर। और इसके बीच में क्या बन जाएगा? आरएनए। क्या बना जाए? हाँ, ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, और यही क्या बना देगा? आरएनए, यहां से लेकर के यहां तक। हाँ हाँ, एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाता है यहां पर। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इनिशिएशन। ठीक है। तो यहां पर एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो उसको हम लोग कलर कर देते हैं, ये है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को पता नहीं होता है कि प्रमोटर कहां है। उसी तरह डीएनए पॉलीमरेज जैसा, डीएनए पॉलीमरेज को भी पता नहीं होता था कहां से स्टार्ट करेंगे रिप्लिकेशन। तो वहां पर याद होगा बताए थे आरएनए प्राइमर होता है स्टार्टर। तो यहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज को पता नहीं है प्रमोटर कहां है। तो उसके लिए एक फैक्टर होता है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। वो इसी का पार्ट होता है, लेकिन वो यहां पे क्या होता है? अलग हो जाता है इस तरह से। ये सिग्मा फैक्टर यहां से अलग हो जाता है। ये सिग्मा फैक्टर जाकर के प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करती है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज यहां से अटैच हो जाता है। जैसे हमें किसी का घर पता नहीं है, किसी दूसरे से हमने पूछा उसका घर कहाँ है, तो वो क्या किया? हमको जाके घर में ड्रॉप कर दिया, हम जाके वहां रह गए। वही चीज है, समझ रहे हो? तो सिग्मा फैक्टर प्रमोटर इंड को रिकॉग्नाइज करता है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज यहां से बाइंड हो जाएगा। जैसे ही बाइंड होगा तैसे ही एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर फिर एक फिगर बनेगा, पी से प्रमोटर, टी से टर्मिनेटर। ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा? प्रमोटर एंड से आपका सबसे पहले सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, तो यहां से सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज भी यहां से क्या होगा? बाइंड हो गया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। जैसे ही बाइंड होगा आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, एमआरएनए बनना। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा? ये एमआरएनए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बनता जाएगा, अलग होता जाएगा, अलग हो जाता है, और जैसे ही टर्मिनेशन होगा स्टॉप, फिर बाद में एमआरएनए को निकाल लिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। बनता जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज खिसकता जाएगा, है ना, और सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा। जैसे ही उसको घर में पहुंचाया, सिग्मा फैक्टर क्या होगा? अलग हो जाएगा। होगा ना भाई, घर पहुंचा दिए हम, चल जाते हैं हम अपना घर, वही चीज हो गया।
प्रमोटर को यहां से कनेक्ट करवा के ये निकल जाएगा पतली गली से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब होते जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, खिसकते जाएगा खिसकते जाएगा खिसकते जाएगा, है ना, और क्या होगा, आरएनए बनता जाएगा। लंबा हो गया एमआरएनए, ठीक है। इस घटना को कहा जाता है इलोंगेशन। इलोंगेशन हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही टर्मिनेटर आ जाएगा तैसे ही आरएनए पॉलीमरेज निकल जाएगा यहां से। आरएनए पॉलीमरेज है ना, निकल जाएगा। अभी नहीं निकालते हैं इसको। अब क्या होगा देखो, जैसे यहां तक आ गया एक और फैक्टर आ जाता है जिसका नाम है रो फैक्टर। क्या नाम है, रो। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे रो, रो। एक रो फैक्टर आ जाता है, वो रो फैक्टर इससे कनेक्ट होता है टर्मिनेटर से। टर्मिनेटर से जैसे कनेक्ट होगा आरएनए पॉलीमरेज पहचान जाएगा कि टर्मिनेटर आ गया, फिर वहां से वो निकल खिसक जाएगा। यहां आ गया रो फैक्टर। रो फैक्टर आने के कारण आरएनए पॉलीमरेज इसको पहचान जाएगा टर्मिनेटर को। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रमोटर टर्मिनेटर, और यहां से एमआरएनए अलग हो जाएगा। ये एमआरएनए प्रोकैरियोट का दिखाए हैं, इसीलिए यहां पर एचआरएनए नहीं किए हैं। एमआरएनए हो गया और आपका दोनों अलग हो जाएगा, दोनों चीजें अलग हो जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज ये अलग हो गया, माइनस लिख दिए मतलब अलग हो गया, और रो फैक्टर भी क्या होगा, अलग हो जाएगा, और आपका बन गया एमआरएनए। एमआरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इस पे क्या होगा, नाइट्रोजन बेस बाहर की ओर लटका होगा। नाइट्रोजन बेस लटका होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। तो एमआरएनए इस तरह से हमारा बन गया। तो ये हो गया आपका टर्मिनेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज ना तो स्टार्ट कर सकता है और ना ही खत्म कर सकता है, ना तो इनिशिएशन कर सकता है ना तो टर्मिनेशन कर सकता है। इसीलिए फैक्टर होते हैं सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। तो ये जो सिग्मा और रो फैक्टर होते हैं यह आरएनए पॉलीमरेज का ही पार्ट होता है, समझ रहे बा, उसी का एक पार्ट होता है। समझ में आया आपको, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इधर लिख देते हैं, आप लोग लिख सकते हो, दो दो पॉइंट लिखना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इनिशिएशन में हम लोग लिखते हैं इनिशिएशन क्या होगा, शॉर्ट में लिखेंगे, क्या होगा, एट फर्स्ट सिग्मा फैक्टर, एट फर्स्ट सिग्मा फैक्टर बाइंड विथ प्रमोटर एंड, है ना, एंड सो
आरएनए पॉलीमरेज है ना, एट फर्स्ट सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज पहचान करता है ना, एट फर्स्ट सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज प्रमोटर इन, सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विथ प्रमोटर एंड, है ना, प्रमोटर एंड, सो इनिशिएशन, है ना, सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, सिग्मा फैक्टर, है ना, सिग्मा फैक्टर डिटैच फ्रॉम प्रमोटर, है ना, डिटैच हो जाएगा प्रमोटर से, उसको जोड़ने के बाद वो डिटैच हो जाएगा। दूसरा जो स्टेप है वह है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन में क्या होगा, अब जो टेम्पलेट डीएनए है उस पे जो भी नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होगा उसके कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस जुड़ते जाएगा न्यूक्लियोटाइड के साथ। जैसे ए है तो टी यू आ जाएगा, ए है तो यू आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा, वैसे न्यूक्लियोटाइड आते जाएगा उसी हिसाब से, और उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़ जाएगा, लास्ट में वह पूरा का पूरा एमआरएनए बन जाएगा, है ना। तो इलोंगेशन में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स आर reach according to, है ना, according to DNA sequence, nucleotides are reach according to DNA sequence, and lastly joined by phosphodiester bond to form mRNA। क्या लिखे हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे क्या, आरएनए कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, डीएनए भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड आते जाएगा डीएनए के सीक्वेंस के अनुसार, और लास्ट में सब में बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पूरा का पूरा एमआरएनए का चैन बन जाएगा। बाद में देख ही रहे हो कैसे अलग हो गया। तो यही होता है इलोंगेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, बन गया, अब क्या होगा, इलोंगेशन में सारा बन गया, और टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेटर आ जाएगा। टर्मिनेशन में क्या होगा, जब आरएनए बनते बनते जब टर्मिनेटर एंड आ जाएगा, जैसे ही टर्मिनेटर एंड आएगा रो फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज कर जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, स्टॉप कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देगा, और दोनों सेपरेट हो जाएगा, एमआरएनए भी सेपरेट हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, when terminator end, है ना, when terminator end comes
then row factor recognize it, row factor recognize it, so RNA polymerase हाँ stop ट्रांसक्रिप्शन, है ना। mRNA गेट सेपरेटेड, mRNA क्या होगा, सेपरेटेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, पूरा का पूरा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनिशिएशन एलोंगेट, बिल्कुल सिंपल बात है, एकदम रटना नहीं है इसको। सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पॉलीमरेज जुड़ गया, इनिशिएशन हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड आते जाएगा, आरएनए बनते जाएगा। लेकिन जैसे ही टर्मिनेटर एंड आ जाता है, रो फैक्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है और पॉलीमरेज बंद कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, बंद हो जाएगा, है ना। ये बंद हो जाएगा, अब आरएनए वगैरह सब अलग हो जाएंगे, इस तरह से एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए हुआ, ये कॉपी हुआ डीएनए का, क्या हुआ, कॉपी हुआ डीएनए का, क्योंकि जो डीएनए में लिखा है वही चीज इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखा गया है। मतलब समझिए कि डीएनए में हिंदी में लिखा था और इसमें इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम ही होगा। गाय काली है, काउ इज ब्लैक, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, लैंग्वेज चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इंग्लिश हिंदी, उल्टा पुल्टा, तो वही चीज है। बाद में आरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन, बाय ट्रांसलेशन मेथड। समझ में आया आपको, समझ में आया। इसको देखो 2 मिनट, 1 मिनट देखना है। हो गया। अब चलते हैं
थोड़ा सा दोनों में, यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल समझते हैं। देखो, हमने बताया था पिछले क्लास में कि प्रोकैरियोट जो होता है उसमें जो जीन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ये मान लो पीले कलर में ये खाली एक्सोन होता है। बताए थे एक्सोन जो जीन होता है वह एक्टिव होता है, वह ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यह कॉन्टिन्यूअस जीन है, कॉन्टिन्यूअस जीन है और यह प्रोकैरियोट में होता है। लेकिन यूकैरियोट में प्रॉब्लम है। यूकैरियोट में जो जीन है ना, उसमें एक्सोन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। तो इस तरह के जीन को कहा जाता है स्प्लिट जीन। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिट जीन। ये हो गया यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? ये जीन है, ये जीन है, डीएनए है, ये बना देगा एमआरएनए और ये एमआरएनए ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा बना देगा प्रोटीन। लेकिन हमारे में दिक्कत क्या है कि हमारे जीन स्प्लिट जीन होती है और इसमें एक्सोन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। एक्सोन भी होता है और इंट्रॉन बेकार का चीज है, वह कुछ भी नहीं करता है, ना आरएनए बनाता ना प्रोटीन बनाता है ना। तो जब ये स्प्लिट जीन या डीएनए जो है वह जब एमआरएनए बनाएगा तो एमआरएनए भी वैसा ही बनेगा। ये पीला वाला एक्सोन है और रेड वाला इंट्रॉन है। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपका ये जो एमआरएनए बना, या एमआरएनए नहीं है, क्या है? एचएनआरएनए। क्या है? हेट्रोजिनस आरएनए है। इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सोन भी है और इंट्रॉन भी है। इंट्रॉन किसी काम का नहीं होता है तो इसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जीन है, डीएनए है, समझ लो डीएनए है, ये डीएनए है, उसी का स्ट्रक्चरल जीन है। तो हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ये भी क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन हमारे में ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बना नहीं है, अभी नहीं बनाना, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने का जो मेथड है उसको कहा गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड। क्या बोला गया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्ट, मतलब पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है यहां पर एक मेथड आ जाएगा, एचआरएनए से शुद्ध एमआरएनए बनाना। क्या बनाना? शुद्ध एमआरएनए बनाना। देखो खाली एक्सोन है ना, पीला वाला एक्सोन है और रेड वाला हटा दिया गया। इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहा जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी हमारे अंदर एक मेथड होगा। प्रॉब्लम कहां है? जीन में स्प्लिट है, जिसके कारण गड़बड़ बना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड। अब एमआरएनए बना, तब जाकर के क्या बनाएंगे हम लोग हमारे शरीर में? प्रोटीन।
समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? तो ऐसा प्रोसेस होता है। स्प्लिट है ही, स्प्लिट नेचुरल है हमारे अंदर में, ठीक है, स्प्लिट नेचुरल है। याद रखो कि डीएनए का सभी पार्ट एमआरएनए नहीं बनाता और प्रोटीन नहीं बनाता। समझ रहे हो? हमारा जो डीएनए है 2.2 मीटर लंबा है, उसमें 20,000 से 25,000 जीन हैं। सभी के सभी जीन प्रोटीन नहीं बनाएंगे। हमें काम किससे है? एमआरएनए और प्रोटीन बनाने से, क्योंकि हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। वो मान लो म्यूटेशन हो गया तो वो तो हमारे कोई काम का नहीं, कुछ और काम कर रहा है, वो तो हमारे काम का इनएक्टिव हो गया ना। इंट्रॉन प्रोटीन नहीं बना रहा है और हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, डीएनए का एक्सप्रेस करवाना है, प्रोटीन बना के एक्सप्रेस करते हैं। जब प्रोटीन ही बन रहा तो हमारे किसी काम का, उसको काट के हटाइए। जीन भले है लेकिन काम नहीं कर रहा तो उसको हटा दीजिए, वही इंट्रॉन है ना। जितना जीन है ना हमारे शरीर 20 से 25,000, उसमें से मात्र 1% से भी कम जीन प्रोटीन बनाता है। लेस देन 1%, 99% प्रोटीन ही नहीं बनाता है, मतलब डीएनए एक्सप्रेस ही नहीं करवाता है। समझ रहे हो? यूकैरियोट में स्प्लिट जीन है। पता है ये किस चीज को दिखाता है? यह दिखाता है कि डोमिनेंसी ऑफ आरएनए। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये जो स्प्लिट जीन का चक्कर है, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि कभी ना कभी आरएनए था वही डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना दूर समझे? थोड़ा आप लोग अगर पूछ लिए हो तो हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। हम सबसे पहले कौन बना? आरएनए। क्या बना था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था? आरएनए बना था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तब आरएनए डीएनए में बदला क्योंकि वो अनस्टेबल था। उस जमाने की बात कर रहे हैं, समझ रहे बात? उस जमाने की बात कर रहे हैं। देखो ये सब कॉपीराइट मरवाएगा, है ना, गड़बड़ चीज है ना। देखिए क्या लिखती है, है ना। आगे क्या है? देखो क्या लिखती है आपके एनसीईआरटी। एक्सोन एंड इंट्रॉन, इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल। अगर आपके आरएनए एमआरएनए में एक्सोन और इंट्रॉन है तो एमआरएनए कैसा होता है? नॉन फंक्शनल। उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस आरएनए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंट्रॉन आर रिमूव्ड। इंट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इंट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जो प्रोसेस है हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद लिखती है द सिग्निफिकेंट ऑफ सब कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसा जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रहा है, जटिलता हमारे यूकैरियोट में, इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड, है ना, समझते हैं।
द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। स्प्लिट जीन जो है वह क्या संभावना व्यक्त करता है कि हमारा जीनोम जो है बहुत एंशिएंट, बहुत पुराना है ना। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, ये भी आया हुआ है रेमिनिसेंस, इसको हम इसे बताते अभी, आप नहीं भी पूछते। रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी मतलब होता है कि पुराने, नया जो बना है वह पुराने से बना है। जो नया वर्ल्ड देख रहे हो वह किससे बना है? पुराने वर्ल्ड से। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंसी को दिखा रहा है कि पहले आरएनए था, फिर बाद में वही डीएनए बना। ठीक है, मतलब आपके डीएनए स्प्लिट है, इसका मतलब क्या है कि आरएनए जब बदल रहा था डीएनए में, तो डीएनए में कुछ पार्ट गड़बड़ हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो ये दिखा रहा है कि अरे भाई इसमें जो है डीएनए, जैसे कि देखो जैसे मान लो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो थे, अब अंग्रेज का आदमी अगर इंडिया में बस जाए तो कुछ पीढ़ी के बाद भी उस आदमी में अंग्रेज का जेनेटिक्स जरूर रहेगा। समझ रहे? उसका जीन जब सर्च करोगे तो जीन तो जरूर रहेगा। वही चीज है डीएनए में। आरएनए इसका बाप था ना भाई, बाप था, उसी के कारण है ना डोमिनेंस। सेम टाइम द अंडरस्टैंडिंग आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम मोर इंपॉर्टेंस, है ना। समझ में आया कुछ? ये समझ में आया? तो हम लोगों को अब क्या पढ़ना पड़ेगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड किसमें होता है, किसमें एब्सेंट होता है, क्यों होता है यूकैरियोट में? क्योंकि एचआरएनए बनता है। अब इसको पहनाएंगे फिराएंगे तब जाकर के तो हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड पढ़ते हैं। उसके बाद दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं, दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं, है ना। ये समझ में आया सबको? तब हेडिंग क्या डालेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड। ये कहां होता है भाई? है ना, क्यों होता है? ऑफ एचएनआरएनए। एचआरएनए बना तभी तो होता है। क्यों होता है? वाई? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि एचआरएनए बना। एमआरएनए बनता तो कोई जरूरत ही नहीं था। समझ रहे ना? एचआरएनए बन चुका है, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा क्या हो जाएगा, है ना? द फॉर्मेशन ऑफ mRNA from hnRNA, the formation of mRNA from hnRNA is known as post ट्रांसक्रिप्शन मेथड। अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? ट्रांसक्रिप्शन पहले हो चुका है, क्या बन चुका है? एचएनआरएनए। क्या बन चुका है? मतलब प्रोकैरियोट में पढ़े ना हम लोग, वहां एमआरएनए बन गया था। यूकैरियोट में भी वही प्रोसेस हुआ, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस पढ़ा था, है ना, ये जो पढ़ा,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, HNRNA क्या हो जाएगा। ये जो फिगर है ये प्रोकैरियोट का है, प्रोकैरियोट में शुद्ध mRNA बनता है, लेकिन यूकैरियोट को बनाओगे तो क्या करना है, खाली यहां HNRNA कर देना और कुछ नहीं करना है। कोई दिक्कत? हाँ, बनाना ही पड़ेगा। HRNA के बाद आपको mRNA बनाना है कि नहीं। उसके लिए ये देखो यहां हम लिख चुके हैं, DNA या जीन से क्या बना है, HNRNA, ट्रांसक्रिप्शन करवाए ना, सेम प्रोसेस होगा यूकैरियोट प्रोकैरियोट में। इसके बाद ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड। HNRNA बन चुका है गलती से, उसको बनाना है सही से mRNA। क्लियर हुआ सबको? तो वही है mRNA बनाना HRNA से, है ना। तो इसमें हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रोसेस करते हैं, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लिसिंग। क्या करते हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लिसिंग, ठीक है। Three steps include in post transcription method। 3 step include in post transcription method। क्या क्या होगा, कैपिंग, टेलिंग और तीसरा स्प्लिसिंग। कोई दिक्कत? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड आप लोग बता दोगे? तुम 11th में हो ना भाई? हाँ, गलती से कोई बात नहीं, पढ़ो। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड किसको किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया, नहीं आया? अभी प्रोसेस नहीं पढ़ा है, बैक कर देते हैं। नहीं, इसको समझो आराम से, हड़बड़ी नहीं है। या HRNA से mRNA, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड। फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम HRNA है, समझ गए? समझ में आया? कंप्लीट, कंप्लीट आया ना? किसी को कोई दिक्कत? तो हो गया mRNA बनाना फ्रॉम HRNA से। इसमें कितना स्टेप होगा, कैपिंग, टोपी पहनाएंगे पहले उसको, टेलिंग, पूछ बनाएंगे और काट देंगे, स्प्लिसिंग, क्या काटेंगे, है ना। ये 5' एंड 3' एंड, 5' एंड में टोपी पहनाएंगे, 3 एंड में पूछ बनाएंगे और स्प्लिट कर देंगे, काट देंगे, किसको, इंट्रोन, किसको, इंट्रोन, इंट्रोन, इंट्रोन को काट काट के अलग कर देंगे, एक्सॉन को जोड़ करके mRNA बना देंगे। दिक्कत कहां है, इंट्रोन, दिक्कत कौन सा है, इनएक्टिव पार्ट होता है, नॉन फंक्शनल होता है, उसको काटिए जोड़ दीजिए, उसी को कहा जाता है स्प्लिस। लग रहा है ना, स्प्लिसिंग मतलब काट छांट, स्प्लिसिंग मतलब होता है काट छांट, जोड़। करते हैं प्रोसेस, क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ गया ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्यों हो रहा है। अब देखिए इसको करते हैं, फिगर बनाते हैं।
ये कौन सा पार्ट है? एक्सोन। क्या है? इंट्रॉन, 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 इंट्रॉन। ये 5 डैश एंड, ये है 3 डैश, और ये क्या है? HNRNA। कोई दिक्कत? एक्सोन, इंट्रॉन। सबसे पहला बात क्या करेंगे, 5 डैश एंड इसका सर है और 3 डैश एंड इसका पूंछ है। यहां कैप पहनाएंगे, लेकिन वो जो कैप पहनाएंगे 7 mg का पहनाएंगे। 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ग्वाइनोसिन समझते हैं आप लोग, न्यूक्लियोटाइड है एक तरह का, न्यूक्लियोसाइड। उसमें मिथाइल जोड़ करके उसमें टोपी डाल देना। ग्वाइनिन है ना, ये ग्वाइनिन है। ग्वाइनिन समझ रहे हो सभी लोग, है ना। प्यूरिन है। ग्वाइनिन में ग्वाइनिन जो है, ग्वाइनिन जो है इसमें शुगर जोड़ दिया, फॉस्फेट नहीं जोड़ा, तो इसको कहा जाता है ग्वाइनोसिन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड है यह, ठीक है। अब इससे मिथाइल जोड़ देंगे। मिथाइल सब लोग जानते हो, कौन से कार्बन पे? 7वें पे। 7वें कार्बन पे मिथाइल जोड़ देना है, और 3 को फॉस्फेट भी रहना चाहिए इसे, है ना। फॉस्फेट मतलब इस पे 3 फॉस्फेट जुड़ा होना चाहिए। जैसे आप लोग एटीपी पढ़े हो, एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन मतलब एडेनिन प्लस शुगर, फॉस्फेट, है ना। अब 3 फॉस्फेट डाल देंगे इसमें शुगर से, 1 2 3, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये क्या है? ग्वाइनोस 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्रिपल फॉस्फेट, समझ रहे हो। तो 3 को फॉस्फेट इससे जुड़ जाएगा ग्वाइनोसिन से, और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिख देंगे 7 mg ट्रिपल पे, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्रिपल फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। पूछ, पूछ में क्या डालेंगे? एडेनोलाइलिक एसिड, मतलब एडेनिन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? तो इसी को बोलते हैं टेलिंग। और इस तरह से पूछ डाल दिया, पूछ डाल दिया इस पे एडेलिन का, और यहां पर कैप डाल दिया, इसको बोलते हैं कैपिंग। तो कैपिंग में क्या डालें? 7 mg ट्रिपल फॉस्फेट। किस इंड में डाले? 5 डैश इंड में, ठीक है। और इसको टेलिंग कर दे। अब इसको करने का क्या मतलब है? इसको इसीलिए करना है ताकि देखो हमारे शरीर सेल में न्यूक्लियस नाम का एंजाइम होता है, वो इसको मार देगा। इंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम होता है, वो इसको काट फेट के छोड़ फेंक देगा, क्योंकि ये सही बताए ना, HNRNA नॉन फंक्शनल है, और आपका शरीर कोई भी नॉन फंक्शनल पार्ट है उसको किल कर देता है। हमारा आरबीसी जब खराब हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है 120 दिन के बाद। तो इसीलिए ऐसा किया गया है ताकि उससे बचाया जा सके। कैपिंग और टेलिंग इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए किया जाता है ताकि इसको किल ना कर दे। अब ये सेफ हो गया। अब क्या करेंगे? इंट्रॉन हटाएंगे और एक्सोन को जोड़ देंगे, उसको कहते हैं स्प्लिसिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्प्लिसिंग। एक, दो, तीन, चार, पांच, कितना है एक्सोन?
5 को दिखाए ना एक्सोन, इंट्रॉन कितना है 4, कितना है? देखो स्प्लिसिंग कैसे होता है, सभी का सभी इंट्रॉन इस तरह से गुब्बारा जैसा बन जाएगा, है ना, ये गुब्बारा जैसा बन जाएगा, इसको कहा जाता है स्प्लियोजोम। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ये है स्प्लिसिंग, स्प्लियोजोम। इसमें SNRNA यूज होता है, लिखाए थे स्मॉल न्यूक्लियर RNA, और स्प्लियोजोम बनेगा और क्या होगा, कट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट्टी हो जाएगा, और ये बन जाएगा mRNA शुद्ध। HRNA से क्या बन गया? mRNA। क्या क्या किए? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लिसिंग। हालांकि तीनों एक ही साथ हो जाता है, होते रहता है सब, लेकिन समझाने के लिए कैपिंग, टेलिंग और स्प्लिसिंग कर दिया। तो स्प्लिसिंग क्या है? कैपिंग समझ गए, टोपी पहनाना 7 mg का, टेलिंग एडेनिन का टोपी पहनाना। स्प्लिसिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन इन ऑर्डर। ऑर्डर में जोड़ना, ऐसा नहीं कि इसको वाला इससे जोड़ दें, इसको वाला इससे जोड़ दें, ऑर्डर में, वही घटना को कहते हैं स्प्लिसिंग। आकाश बाबू समझ में आया? समझ में आया ना सबको? तो इसको लिख देते हैं। कैपिंग मतलब क्या हुआ? कैपिंग मतलब क्या हुआ, है ना? 7 mg ट्रिपल फॉस्फेट है ना, अटैच विथ कौन से एंड से? 5' एंड ऑफ HNRNA इज कैपिंग। कैपिंग के बाद क्या होता है? टेलिंग। टेलिंग में क्या हो जाएगा भाई, है ना, पॉली एडेनाइलिक एसिड, मतलब एडेनिन हो जाएगा एक तरह से, है ना, अटैच विथ 3' एंड ऑफ HNRNA इज टेलिंग। आकाश बाबू यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है भाई? स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग क्या है भाई? यह एक ऐसा प्रोसेस, हाँ, काट छाट का प्रोसेस है ना। क्या लिखेंगे इसके? द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, है ना, इन ऑर्डर, है ना, ऑन HNRNA, है ना, इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग प्रोसेस से क्या होता है? प्योर mRNA मिल जाता है। प्योर mRNA प्रोड्यूस इन स्प्लिसिंग प्रोसेस। सबको समझ में आ गया? आ गया ना समझ में?
अब स्प्लिसिंग प्रोसेस किसमें होता है? एक क्वेश्चन आता है, स्प्लिसिंग प्रोसेस ऑकर्स इन यूकैरियोट, स्प्लिसिंग प्रोसेस ऑकर्स इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, स्प्लिसिंग प्रोसेस ऑकर्स इन, अच्छा क्वेश्चन ही लिख देते हैं, क्वेश्चन ही, स्प्लिसिंग प्रोसेस ऑकर्स इन, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 3। याद करो, आर्ची बैक्टीरिया बताए थे ना, उसमें भी स्प्लिट जीन होता है, तो आर्ची बैक्टीरिया में होगा, बाकी जितना प्रोकैरियोट है सब में नहीं होगा, समझ रहे हो? तो यहां प्रोकैरियोट मतलब आर्ची से मतलब है, आर्ची बैक्टीरिया। एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, इसीलिए सम लिखें। और कुछ वायरस में भी देखा गया है ना, कुछ वायरस में भी स्प्लिसिंग प्रोसेस देखा गया है ना। हाँ, कौन सा वायरस? जिसमें डीएनए वाला वायरस होगा, आरएनए वाला नहीं, कौन सा? डीएनए वाले वायरस। नहीं, बहुत सारे, हाँ बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है, उसमें भी होता है, तो कुछ ही बैक्टीरिया है, सब में नहीं है, वो भी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये स्प्लिसिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, समझ में आया सबको? थोड़ा सा इसे देख लीजिए। हाँ, बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए बैक्टीरियोफेज है। आएगा अभी, वायरस का नेम हो गया ना, बैक्टीरियोफेज नाम ही है भाई।
समझ में आ गया? बहुत देर रुक गया। इसके बाद देखो, अब हम लोग समझते हैं कि कहां डीएनए रिप्लिकेशन होता है, कहां ट्रांसक्रिप्शन होता है और कहां ट्रांसलेशन। तो अभी नहीं पढ़े हैं, ट्रांसक्रिप्शन इस कंप्लीट हुआ है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करवाना। तो कहां होता है, यूकैरियोट में कहां होता है और प्रोकैरियोट में कहां होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। समझो जरा, चार्ट बनाते हैं, समझो। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है, रिप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो होता है प्रोकैरियोट, मतलब अब समझो क्या है, बैक्टीरिया, क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहां पर सारा का सारा प्रोसेस है ना, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनना, ये सारा का सारा कहां होता है, साइटोप्लाज्मा। कहां होता है, मतलब सेल में कहां होता है, साइटोप्लाज्मा। रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, सारा प्रोसेस। लेकिन यूकैरियोट में अलग होता है। डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से क्या बनेगा, बहुत बढ़िया, एचएनआरएनए बनेगा। एमआरएनए डायरेक्ट नहीं लिखोगे, फिर ये एमआरएनए बनेगा, फिर ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इसमें ये सारा प्रोसेस, एमआरएनए बनने तक का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में। कहां होता है, न्यूक्लियस में। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, यह सारा प्रोसेस होता है साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्मा में। यहां पर ये क्या हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड हो रहा है, तब जाकर के ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और रिप्लिकेशन हो रहा है। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या लिखेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड एब्सेंट, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा डिफरेंस क्या है, आपको याद रखना है इसको। उसके बाद है ना, इसमें सारा प्रोसेस कहां होता है, साइटोप्लाज्मा में, और यहां पर अलग होता है ना। तो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऑल इन साइटोप्लाज्मा, है ना। और यहां पर रिप्लिकेशन, क्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहां होता है, साइटोप्लाज्मा, साइटोसोल में। और ट्रांसलेशन कहां होता है, साइटोसोल में होता है ना। उसके अलावा प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का दोनों एक साथ होता है। क्या होता है, साइमल्टेनियस होता है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन
एंड ट्रांसलेशन एक साथ होता है भाई। ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस होता है और इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइम में होता है। ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है यूकैरियोट में एंड ट्रांसलेशन नॉन साइमल्टेनियस। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। दोनों साइटोसोल में होता है और इसमें अलग अलग होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होता है, उसमें अलग अलग होता है। उसके बाद इसमें आरएनए पॉलीमरेज कितना होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है। यूकैरियोट में कितना होता है, 3 होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे, है ना। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको ध्यान में रहे, ऐसे ही याद ही होता है, लैंग्वेज नहीं लिखा जाता है इसमें। ट्रांसलेशन कहाँ होगा, कहाँ होगा भाई, यूकैरियोट में साइटोप्लाज्मा, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्मा। रिप्लिकेशन कहाँ होगा, आप लोग पढ़े थे 11th में। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ यहां पर गलत हो गया। है ना, ये चीज तो यहीं से पता चल रहा है। समझ गए, याद हो जाएगा आपको, याद हो जाएगा, याद हो गया, है ना। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन करवाएंगे, इसको पढ़ के आना, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है इससे, ठीक है। मैसेज